मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? लेसन नंबर 2 चल रहा था हमारा, लेसन नंबर 2, और दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण का पृथक्करण करना है आज हमें। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण का पृथक्करण। देखिए बच्चों, पिछली कक्षा में तो हमने अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण किया था और उसको किया था हमने पृथक्कारी कीप से। आज हम कर रहे हैं घुलनशील द्रवों का पृथक्करण। घुलनशील द्रवों का पृथक्करण। तो इसमें देखिए बच्चों, जैसे घुलनशील में जैसे कि अल्कोहल और पानी, एसीटोन और पानी, ये क्या होते हैं? घुले हुए होते हैं। इनको हमको पृथक करना है, तो आज हम करेंगे एसीटोन प्लस जल, इन द्रवों का पृथक्करण। आप देखेंगे कि जो एसीटोन है और जल है उनका क्वथनांक में अंतर होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का अंतर होता है। तो जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का अंतर होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का अंतर होता है, तो हम इसे करते हैं आसवन विधि द्वारा पृथक्करण। आसवन विधि। अगर दोनों द्रवों का, जैसे कि ये द्रव है और ये द्रव है, और इनके जो क्वथनांक है, क्वथन प्लस अंक, यानी कि क्वथन यानी उबलना, जिस पर ये उबलते हैं, भाप में बदलते हैं, अगर इनके क्वथनांकों का अंतर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या है? अधिक है क्वथनांकों का अंतर, तो क्या होगा? हम आसवन विधि काम में लेंगे। तो इनके क्वथनांकों का अंतर कितना है एसीटोन और जल के? 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा। तो हम क्या करेंगे? इसका आसवन विधि द्वारा पृथक्करण करेंगे। तो दो घुलनशील द्रवों का पृथक्करण कर रहे हैं हम आसवन विधि द्वारा। इसके लिए हमने एक फ्लास्क लिया, गोल पेंदे का फ्लास्क है, जिसे आसवन फ्लास्क कहते हैं बच्चों। और आसवन फ्लास्क से एक संघनक निकाला गया है। इसको आगे कहां भेजा जाता है बच्चों? जो भी भाप बनेगी वो संघनक में भेजी जाती है। और संघनक क्या होता है? ठंडा जल प्रवाहित किया जाता है, जिससे कि क्या होता है? ये ठंडा होता है क्या? ये पाइप। और अब इसे, इस नली को, निकास नली को हम एक पात्र के अंदर निकास करते हैं, छोड़ते हैं। ये एक पात्र है बच्चों, यहां छोड़ा जाता है। ये जो गोल पेंदे का आसवन फ्लास्क है, इसके अंदर एक थर्मामीटर लगाया जाता है, जो हमें क्या बताता है? इसका टेम्परेचर, इसका क्वथनांक, कितने क्वथनांक पर अब एक द्रव क्या हो गया है? वाष्पित हो गया है, और दूसरा द्रव वाष्पित होने वाला है। तो हम क्या करेंगे? गर्म करना रोक देंगे, एक द्रव का ही आसवन होने देंगे। और इस फ्लास्क को, आसवन फ्लास्क को हम क्या करते हैं? स्टैंड से लगा देते हैं, और नीचे एक जाली लगाकर, डायरेक्ट गर्म नहीं कर रहे हैं, जाली लगाकर इसे क्या करते हैं? गर्म करेंगे। इसमें जो मटेरियल होगा, जो पदार्थ होगा, बर्नर लगा दिया है हमने, ये जाली लगा दिया है, और इसके अंदर हमने मिश्रण ले लिया है एसीटोन प्लस जल का। एसीटोन प्लस जल का मिश्रण। ये है बच्चों बर्नर, ये जाली लगी हुई है। ये आपका है आसवन फ्लास्क।
गोल पेंदे का फ्लास्क या आसवन फ्लास्क है बच्चों। ये है क्लैंप, जिससे कि आसवन फ्लास्क अटैच रहता है। और ये आपका स्टैंड हो गया पूरा का पूरा, जिस पे क्लैंप भी अटैच है। और ये है आपके निकास नली। निकास नली, यहां पर पानी प्रवाहित करते हैं, ठंडा जल, शीतल जल। तो यहां पर होता है शीतल जल। और इसे क्या कहेंगे बच्चों? संघनक, जो क्या करता है? भाप को ठंडा करता है। और यहां पर द्रव इकट्ठा होगा। तो देखिए बच्चों, ये है, और इसमें ये लगा हुआ है थर्मामीटर। तो अभी हम देख रहे हैं आसवन की विधि। और आसवन की विधि में हम दो घुलनशील द्रवों का पृथक्करण करेंगे, जिनके क्वथनांक में 25 डिग्री से ज्यादा का अंतर है। इसके लिए हमने एक स्टैंड लगाया है। क्लैंप से हमने आसवन फ्लास्क लगाया है। आसवन फ्लास्क को गर्म करने के लिए जाली और बर्नर लगाई गई है। और आसवन फ्लास्क से ही आगे निकास नली निकाली गई है, और उसमें एक थर्मामीटर भी लगाया गया है जो टेम्परेचर बताता है हमें। और इसके बाद निकास नली को संघनक के थ्रू आगे गुजारा जाता है, जिससे कि भाप ठंडी होती है, संघनित होती है, और जो भी द्रव होगा जो पहले उबलेगा वह उस पात्र में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, जब हम क्या करते हैं, ये आपको डायग्राम याद रखना है, याद करना है। तो जब हम क्या करते हैं बच्चों की एसीटोन और जल दोनों एक दूसरे में घुले हुए हैं, हम इनको अलग अलग नहीं देख सकते। जब हम इनको गर्म करते हैं तो जो द्रव पहले वाष्पशील होता है, जिसका क्वथनांक कम होता है, जल्दी से उबल जाता है, तो वो पहले जल्दी से उबलेगा और क्या बनेगी? इसकी वाष्प बनेगी। ये वाष्प कहां जाएगी? ऊपर जाएगी। जैसे ही ऊपर जाएगी, अब ये वाष्प किससे? निकास नली से होती हुई, संघनक से होती हुई पात्र में आ जाती है। तो एसीटोन पहले वाष्प बनता है, वाष्पशील है ये, इसका क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। तो जल्दी से कम टेम्परेचर ही पर ही ये वाष्प बनने लग जाता है। और फिर बाद में जब ये पूरी तरीके से पूरा टेम्परेचर आ जाता है, इसका क्वथनांक आ जाता है, तो जब पूरा एसीटोन भाप बन जाता है, तब इसको गर्म करना बंद कर देते हैं और यहाँ पर एसीटोन को ठंडा करते हैं, भाप को, वाष्प को। और वो कहाँ आ जाता है बच्चों? इस पात्र में आ जाता है। तो इस पात्र में आ जाता है बच्चों एसीटोन, स्प्रिट एसीटोन। तो देखिएगा बच्चों, तो इस तरीके से जल तो रह जाता है गोल पेंदे के फ्लास्क में, और एसीटोन आ जाता है उधर, ठंडा होके संघनित होकर कहाँ आ जाता है? उस पात्र में आ जाता है, इस बीकर में आ जाता है। तो इस तरीके से हम दो घुलनशील द्रव का पृथक्करण कर सकते हैं, जिनके बीच में टेम्परेचर यानी कि क्वथनांक क्या है? अधिक है, और वो आपस में घुले हुए हैं। तो आप इस डायग्राम को बना लीजिए। आसवन विधि। तो हम कुछ इसके बारे में लिख लेते हैं। तो डायग्राम आप बना ही रहे हैं। आसवन विधि का प्रयोग उन घुलनशील द्रवों के पृथक्करण के लिए करते हैं, जो बिना विघटित हुए
मतलब टूटते नहीं है, विघटित नहीं होते हैं, विघटित हुए उबलते हैं तथा इन द्रवों के क्वथनांकों के मध्य अंतर अधिक होता है, अंतर अधिक होता है। तो हम उन द्रवों का पृथक्करण करेंगे जो क्या होते हैं, विघटित नहीं होते, टूटते नहीं हैं और उबलते हैं, और इन द्रवों के क्वथनांकों के मध्य अंतर अधिक होता है। तो यह है हमारी आसवन विधि। बच्चों इसे बना लीजिए और नोट कर लीजिए। वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है, 25 केल्विन पढ़ेंगे आप, कि जिनके बीच अंतर कितना होता है, 25 केल्विन से ज्यादा होता है। तो डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, वो केल्विन है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये तो क्या है, जिनके बीच में, क्वथनांकों के बीच में अंतर अधिक होता है, उनके लिए है ये विधि। और जिनके क्वथनांकों के बीच में अंतर 25 केल्विन से कम होता है, उनके लिए प्रभाजी आसवन यूज करते हैं। तो हम नेक्स्ट लिख सकते हैं कि दो घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांकों के मध्य 25 केल्विन से कम का अंतर हो, ऐसे द्रवों को प्रभाजी आसवन पृथक करते हैं। देखिए बस इसमें इतना सा अंतर होगा कि हमने यहां जो थर्मामीटर लगाया है, यहां पर क्या लगा देते हैं, प्रभाज लगा देते हैं, प्रभाजी स्तंभ लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बच्चों, प्रभाजी स्तंभ। तो अब देखिए ये जो गोल पेंदे का फ्लास्क है, यहीं पर ही क्या लगाया जाता है, यहीं पर ही लगाया जाता है प्रभाजी स्तंभ। देखिए ये प्रभाजी स्तंभ है, और इस प्रभाजी स्तंभ में क्या होता है, कांच के गुटके होते हैं। ये प्रभाजी स्तंभ है और यहां पर होते हैं कांच के गुटके, और फिर यहां पर आगे लगा दिया जाता है थर्मामीटर। ये लगा दिया जाता है थर्मामीटर। तो यहां पर ये है थर्मामीटर और ये है प्रभाजी स्तंभ। और यहां पर जो ये विधि है, इसका नाम हो जाएगा प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन
विधि। और यहां पर हम एसीटोन और जल नहीं ले रहे हैं, दो ऐसे द्रव ले रहे हैं जिनके बीच में 25 केल्विन से कम का अंतर होता है क्वथनांकों में। कितना बच्चों? 25 केल्विन से कम का। जैसे पेट्रोलियम उत्पाद है, पेट्रोलियम उत्पाद, उनको प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो यहां पर क्या है कि इनके जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं, इसमें जो बहुत सारे द्रव हैं, उनके बीच में जो क्वथनांकों में अंतर है, दो घुलनशील द्रव हैं, तो उनके बीच में क्वथनांकों में अंतर क्या है? 25 केल्विन से भी कम। इस विधि में प्रभाजी स्तंभ का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। किसका स्तंभ का? प्रभाजी स्तंभ का उपयोग किया जाता है। एक शीशे की नली होती है जिसमें क्या लगे होते हैं? कांच के गुटके। हम लिख सकते हैं ये एक शीशे की नली है, जिसमें कांच के गुटके होते हैं। तो यहां एसीटोन ना मिलकर उत्पाद मिलेंगे पेट्रोलियम के। बच्चों अभी वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है बच्चों आपका। तो अभी हम देख रहे थे प्रभाजी आसवन विधि। यह विधि उसी विधि की तरह ही है, आसवन विधि के समान ही है, बस थोड़ा सा चेंज ये है कि यहाँ पर प्रभाजी स्तंभ लगा दिया जाता है, जिसमें क्या होते हैं? कांच के गुटके लगे होते हैं एक शीशे की नली के अंदर। और यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही देखिए थोड़ा सा चेंज और आएगा, यहाँ पर ये निकास नली जो यहाँ लगी हुई है वो उधर से ही लगेगी। कहां पर? जहां पर प्रभाजी स्तंभ है। तो ये थोड़ा सा हमने टेढ़ा बना दिया क्योंकि हमारा डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, आपको सीधा ही बनाना है।
तो डायग्राम बना लीजिए, और ये है आपका प्रभाजी आसवन विधि, और ये उनके लिए यूज की जाती है जिन द्रवों के क्वथनांकों के बीच में 25 केल्विन से कम का अंतर होता है। अगर ज्यादा का अंतर होता है तब तो सिर्फ हम आसवन विधि करेंगे, उसमें हम ये प्रभाजी स्तंभ नहीं लगाएंगे, और कम का अंतर होता है तो हमें प्रभाजी स्तंभ लगाना पड़ता है। तो ये है हमारा प्रभाजी आसवन विधि। तो जो ये विधि है इसी पर ही है वायु की विभिन्न गैसों का पृथक्करण, प्रभाजी आसवन विधि पर ही आधारित है। ये तो हमने द्रवों का बताया था, अब हम बता रहे हैं वायु में जो विभिन्न घटक हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये विभिन्न जो गैसें हैं उनका पृथक्करण, और उनके पृथक्करण के लिए भी हम प्रभाजी आसवन विधि लेते हैं। और सभी गैसें हैं तो सारी गैसें हैं एक जैसी होती हैं, तो ये होता है समांगी मिश्रण, जो एक दूसरे में मिक्स है। तो नेक्स्ट है हमारा वायु में विभिन्न गैसों का पृथक्करण। देखिए बच्चों, ये वायु में हम क्या करेंगे, वायु से विभिन्न गैसों का, वायु से ही तो करेंगे, तो वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण करेंगे। तो वायु एक समांगी मिश्रण है और इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं वायु एक समांगी मिश्रण है। इसमें गैसें क्या होती हैं, एक दूसरे में मिक्स होती हैं, समांगी मिश्रण है। इसके घटकों का, किसके, वायु के घटकों का, इसके घटकों का प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक्करण करते हैं, प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक्करण करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले जैसे वायु है, इसको लेंगे छान के, तो वायु है, इसको लिया और फिर इसको क्या किया, छान कर आगे इसको क्या करते हैं बच्चों, दाब कम करके, नहीं दाब को बढ़ाकर तथा ताप कम करते हैं। दाब तो क्या हुआ, बढ़ाया, और ताप को क्या किया, कम किया। तो वायु किस में बदल जाएगी, द्रव में, तो प्राप्त होती है द्रवीय वायु। अब इस द्रवीय वायु को कहां गुजारा जाता है, प्रभाजी आसवन स्तंभ में, प्रभाजी आसवन स्तंभ। और क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो ये हमें प्राप्त होती है विभिन्न ऊंचाइयों पर। प्रभाज की जो विभिन्न ऊंचाई है ना, प्रभाज है, ये प्रभाज है, तो एक ऊंचाई ये रही, एक ये रही, तो विभिन्न ऊंचाइयों पे डिफरेंट गैसें प्राप्त होती हैं। तो हम बता सकते हैं विभिन्न ऊंचाइयों पर, प्रभाज की ऊंचाइयों पर, विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण, गैसों का पृथक्करण। तो इस तरीके से हम वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण कर सकते हैं, और इसके लिए हम आपको एक डायग्राम भी दिखाएंगे अभी।
पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, ये डायग्राम आपको दिखाते हैं हम। आपको डायग्राम क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो ये देखिए, यहां पर इधर साइड में, बिल्कुल लेफ्ट साइड में देखिए, एक छानक लगा हुआ है और छानक में से हम क्या कर रहे हैं, वायु का निवेश कर रहे हैं। वायु को छाना और फिर क्या करा, वायु का निवेश किया। आगे वायु बच्चों, तो ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इधर है नीचे छानक, इससे चलनी टाइप का होता है, इससे छाना जाता है। जैसा कि ये एरो आ रहा है डायग्राम में, आप देख सकते हैं। तो इससे छनती है वायु और छन कर कहां जाती है, देखिए वायु का निवेश हो रहा है, ये वायु आती है। और यहां पर क्या होता है बच्चों, यहां पर ये दाब कम करने के लिए पंप लगाए गए हैं, जो क्या करते हैं, जो दाब कम करते हैं। देखिए, और वायु दबाव में आती है। जैसे ही दाब बढ़ता है, वायु थोड़ी गर्म हो जाती है। अब ये गर्म वायु देखिएगा, ये यहां से इस पाइप से होते हुए इस चैम्बर में आ जाती है। यहां पर ये वायु आ गई है इस चैम्बर के अंदर। यहां इस चैम्बर के अंदर ठंडा जल की पाइपलाइन दी गई है, इस तरीके से देखिए कैसे घुमा घुमा के। तो यहां पर क्या हुआ कि शीतल जल का निवेश किया जाता है। ये एरो जहां लगे हुए हैं, यहां से शीतल जल इस तरीके से भेजा जाता है, ठंडा जल। ये कॉइल टाइप की पाइप होता है और यहां से फिर वो क्या होता है, जल वापस बाहर निकाला जाता है। जब गर्म वायु यहां आती है तो ठंडा जल, जो ठंडा जल है इन पाइप के अंदर, इनके संपर्क में ये गर्म वायु आती है। ये गर्म वायु इनके संपर्क में आती है तो यहां पर एक गर्म वायु कैसे हो जाती है, ठंडी हो जाती है, शीतल हो जाती है। ऑलरेडी दबाव तो इस पर कम है ही, और क्या हुआ, टेम्परेचर भी कम कर दिया, तो तापमान भी कम हो गया, किससे, शीतल जल से। तो यहां पर दाब इधर तो बढ़ाया था, यहां वायु गर्म हो गई थी, अब इस वायु को क्या किया, ठंडा कर दिया। ठंडा कर दिया तो अब वायु शीतल हो गई। ऑलरेडी क्या है कि इसमें दाब कम होने के साथ साथ अब क्या कर दिया है, दाब बढ़ाने के साथ साथ क्या कर दिया है, ताप कम कर दिया है। ताप कम करने पर ये क्या हो जाती है, वायु ठंडी हो जाती है और संपीड़ित हो जाती है। कण पास पास आ जाते हैं वायु के। जब कण पास पास आ जाते हैं तो वायु किस में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है। तो ये शीतल संपीड़ित वायु, शीतल संपीड़ित वायु आप देख सकते हैं बच्चों। ये देखिए, ये जो शीतल संपीड़ित वायु है, ये अब आती है किसमें, प्रभाजी आसवन। ये प्रभाजी आसवन का चैम्बर है, पृथक करने वाला है, यहां पर पृथक किया जाता है। ये द्रव आता है प्रभाजी आसवन के चैम्बर में, यहां पर क्या होता है, पृथक हो जाते हैं। तो सबसे पहले बहुत ठंडी हो जाती है वायु। जब ठंडी ज्यादा हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या होती है, बर्फ का रूप ले लेती है। तो इस वाले कॉलम के अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ बन जाती है और शुष्क बर्फ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। यहां पर देखिए, ये एरो से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से शुष्क बर्फ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। बाकी जो लिक्विफाइड यानी कि द्रवित वायु है, वो यहां द्रव के रूप में रहती है। आगे अब ये द्रव
नेक्स्ट चैम्बर में जाता है, द्रव्य वायु है ये, आगे नेक्स्ट जाती है और यहां पर क्या होता है, विस्तारक जेट है। अब ये क्या करता है, थोड़ा सा जो बर्फ टाइप की जो बनी हुई थी उसको क्या करता है, थोड़ी ठंडी हो गई थी तो अब उसको विस्तारक जेट के अंदर प्रवेश कराए जाते हैं। विस्तारक जेट में क्या होता है, अब विभिन्न ऊंचाइयों पर ये गैसेस अपना अपना स्थान ले लेती है। तो यहां पर नाइट्रोजन गैस अपना स्थान लेती है, ऑर्गन लेती है और नीचे ऑक्सीजन। नाइट्रोजन को यहां इस कॉलम से, इस स्तंभ से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी तरीके से फिर ऑर्गन को भी निर्गत कर दिया जाता है। नीचे बचती है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन आगे फ्लो होता है इसका और फ्लो होकर ये आगे जाती है इस चैम्बर के अंदर और इस चैम्बर में देखिएगा आप कि ये द्रव्यी ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो ये है वायु के विभिन्न घटकों का पृथक्करण। आप इसे बना लीजिए बच्चों, इस डायग्राम को बना लीजिए। आपको यहां से स्टार्टिंग करनी है। ये है छानक, देखिए बनाइए, ये छानक है। इस छानक से यहां एक पाइप निकला हुआ है, ये पाइप निकला है। यहां से क्या होता है, वायु निवेश होता है वायु का, छन के यहां वायु आ गई है। अब आगे देखिए बच्चों, इस तरीके से ये चैम्बर बना सकते हैं आप। देखिएगा कैसे बना हुआ है ये चैम्बर। नीचे से वायु प्रवेश कर रही है और ऊपर से बाहर जा रही है। और यहां पर ये दो क्या लगाए, दाब करने के लिए। तो यहां पे दबाव बढ़ाया वायु पे, दबाव के कारण वायु गर्म हो गई है और अब गर्म वायु आगे देखिए अब कहां जा रही है, देखिएगा ये जा रही है आगे इस वाले चैम्बर में। इस चैम्बर में आप देख सकते हैं कि यहां पर शीतल जल का, देखिए कैसे कैसे कुंडली नुमा पाइप लगाए गए हैं और यहां से जल, ठंडा जल गुजारा जाता है, जिससे क्या होती है, वायु ठंडी होती है, शीतल होती है, संपीड़ित हो जाती है। अब देखिएगा ये शीतल संपीड़ित वायु यहां इस तरीके से इस द्रव का रूप ले लिया है इसने और शीतल संपीड़ित वायु अब यहां आ गई है और यहां आकर यहां पर पृथक करने वाला चैम्बर लगा हुआ है। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ठंडी हो जाती है कि बर्फ का रूप ले लेती है और उसे हम शुष्क बर्फ के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो यहां इस वाले स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड पृथक हो जाती है। आगे जो शीतल संपीड़ित वायु है वो जाती है आगे इधर द्रव के रूप में विस्तारक जेट में जाती है और विस्तारक जेट में विभिन्न चैम्बर्स की विभिन्न हाइट्स पर विभिन्न गैसें क्या होती हैं, पृथक हो जाती है। यहाँ नाइट्रोजन निर्गत हो जाती है, इधर ऑर्गन। ये प्रभाजी आसवन कॉलम है बच्चों। ये प्रभाजी आसवन कॉलम में यहाँ पर क्या हो गई है, विभिन्न गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर पृथक कर दी जाती है। तो ये यहाँ पर नाइट्रोजन निर्गत हो जाती है, यहाँ ऑर्गन, और नीचे जो बची रह जाती है वो द्रव्यी ऑक्सीजन होती है। तो इस तरीके से हमें शुद्ध ऑक्सीजन द्रव्यी रूप में प्राप्त हो जाती है। तो आपने डायग्राम बना लिया होगा, देखिए। अब वायु का देखा, अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पर। जल घर में जल शुद्धि निकाय है, इसका डायग्राम भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे जो जल का भंडार होता है, तालाब, बावड़ी, तो यहाँ पर जल का भंडार है, यहाँ इकट्ठा भी कर लेते हैं बांध वगैरह में। इस जल को आग यहाँ से पाइपों से भेजा जाता है बच्चों तलहट टैंक के अंदर। तलहट टैंक के अंदर जो भारी अशुद्धि होती है, ठोस पदार्थ होते हैं जो, वो क्या होते हैं, भारी होने के कारण इस तलहट टैंक में जमा हो जाते हैं और
जो शेष पानी होता है उसको आगे फिर दूसरे टैंक में गुजारा जाता है। उसमें कुछ अशुद्धियां निलंबित होती हैं, उसके अंदर होती हैं, उसके लिए भी तलहट दिया गया है। ये बाहर टैंक है, लोडिंग टैंक है, इसमें क्या होती हैं, जो अशुद्धियां होती हैं उनको खींचकर अलग कर दिया जाता है। और आगे देखिएगा ये बच्चों, आगे छानक टैंक है और छानक टैंक में पानी छनेगा निलंबित अशुद्धियां के दूर होने के बाद। और भी कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं, बैक्टीरिया वगैरह रह जाते हैं, तो उनको आगे छानक टैंक में ले जाया जाता है। छानक टैंक में सबसे नीचे परत होती है मोटे कंकड़ की, फिर होती है कंकड़ की, उसके बाद होती है बालू या रेत की। तो इस तरीके से अशुद्धियां और छन जाती हैं इस छानक टैंक के अंदर। अब छना हुआ जल जिसमें कुछ बैक्टीरिया अवेलेबल हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं उपस्थित। अब ये क्या होता है, ये जल कहां जाता है, बैक्टीरिया मारने के लिए यहाँ पे क्लोरीनीकरण, क्लोरीन की टैबलेट्स या ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन, ये इसके अंदर होती है। जब पानी को इसके अंदर से गुजारा जाता है तो यहाँ पर क्लोरीन क्या करती है, अब पानी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं तो उनको मार देती है, खत्म कर देती है। तो ये बैक्टीरिया मारने के लिए क्लोरीनीकरण किया जाता है। और अब पानी बिल्कुल शुद्ध हो गया है, बैक्टीरिया गंदगी सब नष्ट हो गई है। तो अब ये पानी कहाँ, सप्लाई में घरों में भेज दिया जाता है और आपको घरों में पानी प्राप्त होता है। तो आप एक बार ये डायग्राम जल्दी से देखकर बना लीजिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट टर्न पे आगे कंटिन्यू करते हैं।